हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ जयश्री। हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी के थ्योरी लेक्चर्स किए थे, साथ में एग्जांपल सॉल्व किए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी के जो भी क्वेश्चंस अब तक नेट में आए हुए हैं ना, वो करने वाले हैं। देखिए, न्यूक्लियर और थर्मो जब मैंने पढ़ाई थी तो उसमें मेरा ये था कि एक बार पूरी थ्योरी वगैरह कंप्लीट हो रही है, एग्जाम्पल चल रहे हैं साथ में, फिर लास्ट में एक साथ नेट गेट इन सबके क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें मैंने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि मैथ्स अपने आप में बहुत लेंथी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसके लिए बाद में एक साथ पेपर सोल्व करना मतलब कि बहुत ज़्यादा वीडियोस पेपर्स की हो जाएगी, और इतना करने के बाद में फर्स्ट लेक्चर तो भूल ही जाओगे। ठीक है, तो इसलिए कि एक बार प्रोबेबिलिटी हो गई है, इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी अब तक नेट में आए हैं वो कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, रिपीटेड इन द सेंस कि जब मैंने आपको थ्योरी लेक्चर्स कराए थे उसमें आ चुके हैं, मतलब उसमें मैंने यूज़ ले लिए थे समझाने के लिए, तो उनको आप लोग स्किप करते हुए चलिएगा अगर आपने पहले कर रखे हैं ना तो। और काफ़ी क्वेश्चन नए हैं वैसे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। An unbiased dice is thrown 3 times successively. The probability that number of dots on uppermost surface add up to 16 is। एक डाइस है, ठीक है, अनबियाज यानी वही फेयर है। ठीक है, 3 बार उसको हम लोग थ्रो करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अपर मोस्ट हम जो जो आता है उसी को मानते हैं ना कि उतना आया है हमारे गेम में, तो उनके 16 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। ठीक है ना, तो टोटल आउटकम्स कैसे हो सकते हैं, एक डाइस के अंदर क्या 1 2 3 4 5 6 चीज़ आ सकती है एक बार थ्रो करने पे। अगर मैं ये सारे थ्योरम पढ़ा चुकी हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है ना, वैसे समझ में आ जाएगा। एक बार थ्रो करने के ऊपर हमको 6 आउटकम्स मिलते हैं। ठीक है, 3 बार थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 3 यानी कि 216। ओके, और फेवरेबल आउटकम्स कितने मेरे पास में, तो फेवरेबल 16 होना चाहिए तीनों डाइस के ऊपर मिलाकर सम। तो वो कब कब हो सकता है, एक तो ये कि वो 6 4 6 हो, 4 6 6 हो। ठीक है, और एक कोई ऐसा कॉम्बिनेशन मतलब 6 6 4, मतलब कुल मिला के 6 4 और 6 मिलाकर हमको 16 दे रहा है। वो कॉम्बिन मतलब इनका चेंज हो सकता है ना कि पहली बार में आया दूसरी बार में आया तो ये बन गई। ऐसे ही और क्या क्या बनाएंगे हमारे पास में, 5 5 6 5 6 5 कर दो, और एक बार 6 5 5 कर दो। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास में टोटल कितने बन रही है, 6 और है, 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 6 डिवाइडेड बाय 216। कैंसिल करोगे इसको तो 1 डिवाइडेड बाय 36। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, a ball is picked at random from one of the two boxes that contains 2 black and 3 white and 3 black and 4 white balls. What is the probability that it is white? ये दोनों क्वेश्चन हम पहले कर चुके। ठीक है, एक बॉल हमने निकाली है रेंडमली, 2 बॉक्स है। ठीक है ना, एक के अंदर 2 ब्लैक और 3 वाइट बॉल्स है, और जो दूसरा वाला बॉक्स है उसके अंदर 3 तो ब्लैक और 4 वाइट बॉल्स है। तो वाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो देखिए वाइट जो है वो बॉक्स 1 में भी हो सकती है और बॉक्स 2 से भी निकाली जा सकती है। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले कि अगर वो बॉक्स 1 हुआ, बॉक्स 1 के होने की और बॉक्स 2 के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो ऑब्वियसली दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है। ठीक है, यहाँ पे इस वे में लिख देती हूँ मैं, हाफ हाफ। ठीक है, अब अगर बॉक्स 1 हम लोग मतलब बॉक्स सेलेक्ट करने की तो हाफ हो गई कि बॉक्स 1 लेने की हाफ हो गई, बॉक्स 2 लेने की हाफ हो गई। उसके बाद में अगर बॉक्स 1 है उस केस के अंदर वाइट जो निकले हमारे पास में बॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वाइट के लिए देखो फेवरेबल आउटकम कितना है, 3 वाइट बॉल्स है तो 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 3 + 2, 2 ब्लैक भी तो है तो 3 + 2 यानी 5। ठीक है, तो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5। इसी वे के अंदर बेक बॉक्स 2 जो है उससे वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 4 वाइट बॉल्स है ना इसमें, और टोटल बॉल्स कितनी है 4 + 3 यानी 7 हो गई, तो इसके लिए 4/7। ठीक है, तो हमको बोल रखा है कि प्रोबेबिलिटी की वाइट, तो प्रोबेबिलिटी की ये वाइट हो क्या हो सकती है कि एक तो हमने बेग 1 चूज़ किया और उससे वाइट निकल जाए, या फिर हम बेग 2 चूज़ कर लें और उससे वाइट निकल जाए। ठीक है, तो B1 यानी बेग 1 के होने की क्या हाफ, और बेग 1 से होने के बाद में हमारा ऐसे वाइट आने की कितनी होगी 3/5। ठीक है, प्लस बॉक्स 2 बेग बॉक्स जो भी बोल रही हूँ मान लेना यार, है ना, बॉक्स 2 होने की कितनी है हाफ, और बॉक्स 2 सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर वाइट आने की कितनी है 4/7। तो हो जाएगा 3/10 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 14। इसको सॉल्व करोगे ना आप लोग तो अपना आ जाएगा 41/70। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
मैंने ईयर मेंशन कर रखा है, ठीक है। दिसंबर 2011 में ये आया, फिर जून 2012 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये दिसंबर 2012 का है। इन अ सीरीज ऑफ 5 क्रिकेट मैचेस, one of the captains calls heads every time when the toss is taken. The probability that he will win 3 times and lose 2 times. 5 बार मैच खेला गया, ठीक है, और वो कैप्टन हर बार क्या बोल रहा है, हेड बोल रहा है। प्रोबेबिलिटी की 3 बार जीते और 2 बार हार जाए, तो वो जीतेगा कब, जब उसके हेड आ जाएगा, और हारेगा कब, जब उसके टेल आ जाएगा, क्योंकि कैप्टन हर बार क्या बोल रहा है, हेड ही बोल रहा है ना। तो ऐसे केसेस के अंदर जब हमको कुछ सर्टेन बोल देते, इतनी बार हम लोग वो चीज़ कर रहे हैं और इतनी बार हमको जीतना है, ठीक है, तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज में लूँगी मैं, ओके। एन की वैल्यू कितनी हो गई, 5। अब प्रोबेबिलिटी हेड आने की भी कितनी है, हाफ है, और प्रोबेबिलिटी अगर हेड ना आता है तो टेल आता है, यानी कि हेड आने की हाफ है तो टेल आने की भी क्या है, हाफ ही है ना, दो ही चीज़ होती है। तो वो 3 बार जीता, यानी हम लोग नंबर ऑफ सक्सेस कितनी बार वो कैसे लिखते हैं, आर इक्वल्स टू 3। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ठीक है। अगर आपने थ्योरी लेक्चर्स नहीं देखे ना तो हो सकता है पता ही नहीं चले, तो एक बार उनको विजिट कर लेना, ठीक है। छोटे ही वैसे भी इतने बड़े नहीं है, इतना हुआ, ठीक है। तो 5c3 यानी ये हाफ की पावर, फिर आर यानी 3, और फिर वापस हाफ की पावर 5 माइनस 3 तो 2। 5c3 यानी 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। और एन सी आर क्या होता है, अगर डायरेक्ट देख लो देखो, एन सी आर होता है एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो वापस नीचे क्या बनेगा, एक तो 3 का फैक्टोरियल और एक आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर 5 माइनस यानी 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2, तो 2 ये हो गया 10, ठीक है। और 1/2 की पावर 5 यानी 10 डिवाइडेड बाय 32 यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 16 मेरा आंसर आ गया, डी ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, ये हमने पहले नहीं कर रखा है, ठीक है। 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स m एंड n विच कैन टेक इंटीजर वैल्यू 0 1 2 से लेकर इन्फिनिट तक। 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है m और n, उनकी वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिट तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ डिस्टिंक्ट वैल्यूज म्यू एंड v, u और v मान लो, ठीक है ना, तो ये इनकी डिस्टिंक्ट मीन वैल्यूज है, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो कर रहे हैं, ये बात हमको बोल रखी है। तो इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमको बताना है। पहला कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एल इक्वल्स टू एम प्लस एन इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। फिर कि आर इक्वल्स टू एम माइनस एन पॉइजन होगा, तो वो चीज़ भी हम नहीं कह सकते हैं क्या होगा। फिर है वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एल इक्वल्स टू एम प्लस एन इज इक्वल टू म्यू प्लस वी। तो देखिए वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है, तो सिग्मा एल का स्क्वायर क्या होगा, सिग्मा एल प्लस एन है ना, सिग्मा एम का स्क्वायर प्लस सिग्मा एन का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो हमको दे रखा है, क्या बोल रखा है कि एम और एन है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। देखो हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एन पी होता है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एन पी होता है, यानी कि सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो मीन के बराबर होता है, मीन और वेरिएंस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बराबर होते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ यूज़ ले रहे हैं, आइए समझ में। तो यहाँ पर सिग्मा एम स्क्वायर यानी कि उसके लिए जो वेरिएंस है वो मीन के बराबर होगा, कितना देर का म्यू, तो क्या हो गया म्यू, प्लस इसके लिए कितना है वी, तो वी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये चीज़ तो सही है कि वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एल इक्वल्स टू एम प्लस एन इज इक्वल टू म्यू प्लस वी, ठीक है। हमको 2 रैंडम वेरिएबल दे रखे हैं, उनके एड सब्ट्रैक्शन से कुछ बन रहा है ना, तो हम लोग उससे उसका वेरिएंस और मीन उसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो वो हम डायरेक्ट नहीं, वो हम कैसे करेंगे, वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का रूट होता है ना, तो अगर हमको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, तो फिर हम पहले वेरिएंस निकालते हैं सिग्मा स्क्वायर, फिर उसका रूट करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो गया। डी ऑप्शन क्यों सही नहीं होगा, मीन वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल आर इक्वल टू एम माइनस एन इज इक्वल टू 0, आर, तो इसको देख लो एक बार, इसके लिए क्या होगा म्यू एल इक्वल्स टू म्यू एम माइनस म्यू एन, ठीक है। अब ये तो है ना, मतलब म्यू और वी तो डिस्टिंक्ट क्या दे रहा है, अलग अलग है, तो ऑब्वियसली अलग अलग है तो मीन 0 नहीं आ पाएगा, कैंसिल नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना, म्यू माइनस वी बन जाएगा, कैंसिल नहीं होंगे तो 0 नहीं होगा, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन नंबर 5, ये भी हो चुका था, ठीक है, तो स्किप कर लेना चाहो तो 6th क्वेश्चन के ऊपर। कंसिडर ए रैंडम वॉकर ऑन ए स्क्वायर लेटिस, ओके,
At each step, the walker moves to the nearest neighbor site with equal probability for each of the 4 sites. The walker starts at the origin and takes 3 steps. Okay. The probability that during this walk no site is visited more than once is, देखो ये हो गई हमारी स्क्वायर लेटिस. ओके. इसके बाद में क्या है कि जैसे कोई भी पॉइंट, जैसे मैं इसको ओरिजिन मान लेती हूँ. ठीक है. तो क्या बोल रखा है, हर स्टेप में वोकर जो है वो नियरेस्ट नेबर मतलब चारों साइड में जाता है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी बराबर है. इसका मतलब वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है. ठीक है. तो वोकर ओरिजिन से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 3 स्टेप ले रहा है. ठीक है. तो 3 स्टेप लिए है तो टोटल हमारे पास में आउटकम्स या टोटल वेज क्या हो सकते हैं. देखो टोटल वेज क्या हो सकते हैं. यहाँ से चला, यहाँ पे चारों डायरेक्शन में जा सकता था तो 4 तरीके हैं. इनटू यहाँ से मान लो यहाँ आ गया तो यहाँ आने के बाद में वापस किधर जा सकता है, चारों में जा सकता है ना, क्योंकि अभी हमने कंडीशन थोड़ा लगाई फेवरेबल, हमको तो टोटल तरीके निकालने हैं. तो यहाँ आने के बाद भी चारों तरफ जा सकता है तो 4. और तीसरी बार भी अगर मान लो यहाँ यहाँ तो क्या जाएगा, यहाँ से यहाँ किधर भी चला गया तो 4 तरीके होंगे इसके पास में. ठीक है. तो ये तो हो गया टोटल वेज. अगर हमको फेवरेबल वेज निकालना है उसके लिए देखो पहली बार तो ये यहाँ है ना, तो कहीं भी जा सकता है चारों तरफ. इसके अंदर तो 4 हो गए. 4 के बाद में देखो अब मान लो कि यहाँ से कहीं भी आता है, मान लो यहाँ आ गया. ठीक है. तो इन्होंने क्या बोला कि नो साइटेड विजिटेड ट्वाइस मोर देन वंस, यानी कि ये कि ये अब इधर नहीं जा सकता है वापस, है ना, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ आ चुका है. इसको क्या बोला है कि एक बार जा चले गए वहाँ पे मतलब एक बार जहाँ से आके वापस दोबारा नहीं जाना, तो इधर ये नहीं जा सकता है. तो ये अब इधर जा सकता है, इधर जा सकता है या फिर इधर जा सकता है. तो अब इसके पास कितने तरीके, 3 तरीके इनटू. अब उसके बाद में क्या है, एक स्टेप 2 स्टेप होगा. पहला स्टेप यहाँ से यहाँ, दूसरा यहाँ से यहाँ. अब मान लो कि किसी भी डायरेक्शन में ले लो, मान लो ये इधर चला गया. ठीक है. किधर भी ले सकते हो, जैसे यहाँ चला गया. तो यहाँ आने के बाद अब देखो क्या चीज़ें पॉसिबल है, वही कंडीशन लगाएंगे हम कि ये यहाँ से इधर नहीं आ सकता है ना, क्योंकि वही कि नहीं आ सकता है. ठीक है. रिपीट नहीं करना इसको बात. एक इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है. 3 तरीके बच गए ना, तो 3. ठीक है. इस वजह से हमारे पास में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल वेज 4 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई टोटल वेज 4 इंटू 4 इंटू 4, तो क्या 9/16 हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6. लेट x एंड y बी 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स ईच ऑफ विच फॉलोज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द सेम स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा. ठीक है. हम मान लेते हैं x और y जो है वो 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के लिए सेम है, कितना, सिग्मा दे रखा है, लेकिन इनका मीन अलग अलग है. ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ये दोनों का, लेकिन मीन एक का तो प्लस म्यू है, दूसरे का माइनस म्यू है. देन सम x प्लस वाई फॉलोज है. तो जो सम x प्लस वाई होगा ना, वो क्या चीज़ फॉलो करेगा, जो हमको निकालना है. तो अभी हमने देखा था मीन जो होगा टोटल TM ऐसे लिख देती हूँ, टोटल मीन, तो वो कैसे दिया जाएगा, x का मीन प्लस जो हमारा y है उसका मीन. इसका कितना है, म्यू, इसका कितना है ये, तो म्यू माइनस म्यू यानी 0. ठीक है. जहाँ पर मीन होता है वहीं पर नॉर्मल मतलब इनका जो कर्व होता है वो क्या करता है, पीक लेता है. ठीक है. तो 0 पे पीक आता है. उसके बाद ये है कि हमको दूसरी चीज़ क्या निकाल सकते हैं, हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं. तो वो क्या होता है, वेरिएंस का रूट होता है. ठीक है. सिग्मा स्क्वायर रूट होता है. तो सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर. दोनों के लिए कितना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, तो इनका जो वेरिएंस होगा वो कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा. तो सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 2 सिग्मा स्क्वायर. ठीक है. यहाँ पे टी लिख देती हूँ मैं, सिग्मा टोटल यानी जो भी समझ आ रहा है वो. तो सिग्मा टी कितना हो गया, ये तो निकला वेरिएंस. ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा आएगा, रूट ले लेंगे इसका, और क्या, रूट ऑफ 2 सिग्मा. तो मीन तो 0 पे आ रहा है और ये होगा जो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका √2 सिग्मा आ रहा है, और ये दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं. मीन 0 आ गया, मीन 0 आ गया. इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या होगा, मतलब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा. ठीक है. इसमें यहाँ पे दो, अगर आप लोग आप लोग अगर मैच करते हैं ना इसमें से, तो आप देख सकते हो कि किस किस से मैच कर रहा है. यहाँ पर मीन 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 सिग्मा, गलत हो गया. डिस्ट्रीब्यूशन की 2 पिक्स होगी प्लस माइनस म्यू से, मीन 0 और ये 2 सिग्मा, ये भी गलत. इसकी 2 पिक्स नहीं होगी. इसमें सिर्फ हमको इतना पता चलता है इससे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसका मीन 0 होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा √2 होगा. ठीक है. तो हमारा ये ऑप्शन इसमें हम देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रही है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, पिक्स दो नहीं आएगी.
क्वेश्चन नंबर 7 है, द रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट है, ठीक है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स इज इक्वल टू दिस, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज व्हाट। ओके, तो हमको देखो पी एक्स दे रखा है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। हमको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसके लिए निकालनी है, रैंडम वेरिएबल y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए कैलकुलेट करनी है, किसके लिए, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, देखो हमको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है ना, तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक अगर मैं इसके लिए करूँ तो पी एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इंटीग्रल माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक, ये तो कांस्टेंट बाहर ले लेती हूँ, 2 पाई सिग्मा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 1 होगा वो तो, ठीक है। अब उसके बाद में देखो हम क्या कर सकते हैं कि हमको बोला है ना y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हमको लेना है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अगर हम लेते हैं, इसका मतलब 2x dx इसके बराबर हो जाएगा, dy के बराबर हो जाएगा। तो 2dx अगर मैं लिखती हूँ तो हो जाएगा dy बाय एक्स, और x को वापस मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैं इस पूरे को क्या y में चेंज करना चाह रही हूँ। y में क्यों चेंज करना चाह रही हूँ, क्योंकि देखो एक इसको थोड़ा समझना ना, रैंडम वेरिएबल x लूँ, चाहे मैं उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी y के लिए निकालूँ जो एक्स स्क्वायर है, टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों केस के अंदर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1 कर दी और फिर मैं x को y के अंदर चेंज कर दूँगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को पूरा वहाँ पर प्रोसेस मिल जाएगा, ठीक है, और उसमें से फिर मैं उसके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल सकती हूँ। ये जो 1 वाली कंडीशन है इसको क्योंकि दोनों सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो मैंने x के लिए कंडीशन लिख दी है, अब मैं इसको y के लिए चेंज कर दूँगी, फिर जो इक्वेशन बनेगी उससे मेरे को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल जाएगी। आई होप समझ में आया होगा। तो 2dx dy डिवाइडेड बाय x को क्या लिख सकती हूँ मैं, रूट वाई लिख दूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 नहीं है ना मेरे पास में, तो क्या करें, लिमिट चेंज कर देते हैं ना। तो एक्चुअली इसमें ऑप्शंस के अंदर भी यही है, यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि y की वैल्यू सब में क्या है, 0 से इन्फिनिट है, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिट करूँगी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय 0 से इन्फिनिट तक, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ऑफ, इससे क्या लिख सकते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वाई डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर लिमिट चेंज करी तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो मैं मान लो एक बार के लिए चलो लिख देती हूँ डॉट 2 डी एक्स, ठीक है, पर मैंने वाई में चेंज कर दिया है ना, तो एक बार के लिए इसको रहने देते हैं एक्स स्क्वायर ये पूरा, ठीक है। इसमें भी मैंने केवल लिमिट चेंज की है। अब मैं वाई की फॉर्म में इसको लिख देती हूँ, तो 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटीग्रल 0 से लेकर इन्फिनिट तक क्या हो जाएगा मेरे पास में, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, और 2 डी एक्स को क्या लिख सकती हूँ, डी वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वाई, ठीक है। इस पूरे को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ कि 0 से लेकर इन्फिनिट तक 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर वाई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वाई बाय 2 सिग्मा स्क्वायर और डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में फंक्शन क्या था, पी एक्स था, फिर हमने तो डी एक्स क्यों लगाया था, क्योंकि हमको ये कंडीशन ऐसी चाहिए थी कोई जिससे हम एक्स और वाई को रिलेट कर पाए। तो फिर हम लोग इससे देख सकते हैं कि जो हमको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी चाहिए ना वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की, वो क्या हो जाएगी, ये वाली चीज़, ठीक है। और यहाँ पर y की लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर इन्फिनिट तक होगी, तो क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर वाई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वाई बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। तो इसमें से ढूंढ लो, आई थिंक ए वाला मैच कर रहा है ना, हाँ ठीक है, तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। और लिमिट 0 से इन्फिनिट जो कि हमने यहाँ पर चेंज की थी ना लिमिट, वो हो गई थी यहाँ पर, ठीक है, कि y की लिमिट क्या है यहाँ पर 0 से लेकर इन्फिनिट तक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये जून 2017 का क्वेश्चन है। अ रैंडम वेरिएबल n obeys पॉइजन स्टैटिस्टिक्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग n इक्वल्स टू 0 इज 10⁻⁻⁶, ठीक है। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ n इज नियरेस्ट टू व्हाट। तो यहाँ पर हमको बोल रखा है कि n जो है वो क्या ओबे करता है, पॉइजन के स्टैटिस्टिक्स ओबे करता है, ठीक है। तो उसके अंदर हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब क्या हुआ, मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे दी जाती है, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, पी आर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम की पावर आर डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल। आर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये कितनी बार की बात करते हैं हम लोग, वो मतलब टोटल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद में एम हमारे पास में मीन होता है, तो ये सब थ्योरी में पढ़ लेना यार, है ना।
तो हमको यहाँ पर r जो है ना वो n की फॉर्म में दे रखा है, तो पी एन कितना होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम, एम की पावर n डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल। यहाँ पर n जीरो है तो हमको p जीरो है वो कितना होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम। अब यहाँ पर m की पावर जीरो यानी 1, तो ऐसे मान लो जीरो की पावर 1 और नीचे क्या है जीरो का फैक्टोरियल, ये भी 1 बनेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें 1 बन गई तो हमारे पास में बस ये बचा, किसके बराबर है, दे रखा है हमको कि प्रोबेबिलिटी 10 टू माइनस 6 है, तो ये हो गई 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, ln ले लेते हैं और क्या, तो माइनस m किसके बराबर होगा, ln ऑफ 10 टू द पावर माइनस का 6, और इसमें से माइनस मतलब ln के जैसे हम आगे ले सकते हैं ना पावर को, तो माइनस 6 ln 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, m की हो जाएगा 6 इंटू ln 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.3 है ना, जीरो, तो लगभग तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, नियरली 13.8, जो कि नियरली फिर 14 के बराबर हो जाएगा, तो ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। देखो अब तक जो भी मैंने क्वेश्चन बताया ना 8 क्वेश्चन, वो आपके फिजिकल साइंस के पेपर में पार्ट सी के अंदर आए हुए हैं ना, मतलब 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना, जब 5 नंबर के क्वेश्चन में आए हुए हैं, और उसके बाद में जो जून और दिसंबर वाला मैं पेपर सोल्व करा रही हूँ, उसके अंदर मैं क्या करने वाली हूँ, आपके पार्ट सी के अंदर तो आता है ये 5 नंबर का, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी किस में आती है, हमारे पार्ट ए रीजनिंग में भी आती है ना, तो मैंने केवल 2019 के दोनों पेपर यानी जून और दिसंबर 2019 में रीजनिंग के क्वेश्चन भी इसमें मिक्स कर दिए। ठीक है, ताकि आप लोग को आइडिया लगे कि हम लोग उधर भी इसे स्कोर कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहले ये कराया है, ताकि अब एग्जाम के तक पता नहीं कितनी वीडियोज़ बन पाए ना, तो ये हो जाए एटलीस्ट। तो स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, रीजनिंग का है। 12 balls, 3 each of colors red, green, blue and yellow are put in a box and mixed. If 3 balls are picked at random without displacement, the probability that all 3 balls are of same color is। देखो 12 बॉल है, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू येलो, तीन तीन हर कलर की है, तो 3 बॉल्स हमने उसमें से रैंडमली निकाली है और उनको वापस नहीं रखा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों बॉल जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ना विदाउट रिप्लेसमेंट, का मतलब एक निकाली ना उसके बाद उसको वापस नहीं रखते, कंटिन्यू हम 3 निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों बॉल सेम कलर की होगी, तो देखो एक तो हम टोटल नंबर ऑफ वेज कितने उसकी बात करें, टोटल नंबर ऑफ वेज तो वो कितने होंगे, 12 बॉल से 12 में से मेरे को क्या 3 निकालनी है, तो 12 में से 3 निकालनी, तो 12 सी 3। ठीक है, तो सॉल्व कर लो चाहे तो इसको, या बाद में ही कर लेना। और देखो फिर है फेवरेबल वेज, फेवरेबल कितने हो सकते हैं, 4 तरीके हमारे पास में फेवरेबल, कैसे, या तो हम तीनों निकालें वो रेड हो, या तीनों ग्रीन हो, या तीनों ब्लू हो, या तीनों येलो हो, 4 कलर है और चारों की क्या 3 3 बोले हैं, तो मेरे पास 4 तरीके हैं ना, कि एक तो कि पहला तरीका क्या होगा कि रेड रेड रेड, फिर ग्रीन 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 ब्लू, इस तरीके से। ठीक है, तो 4 वेज हो गए, तो प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी आ जाएगी फिर 4 डिवाइडेड बाई 12c3, कैलकुलेट कर लेना इसको, या मैं ही कर लेती हूँ, 4 डिवाइडेड बाई 12c3 यानी 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, और इंटू 12 माइनस 3 यानी 9 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, ये से क्या तो 2, इससे क्या तो 5, तो ये बच गया 1 डिवाइडेड बाई 55। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अ कैनाल शोन सिस्टम में शोन इन फिगर, ये भी अपना रीजनिंग में आया था 2 नंबर का। ठीक है, जून वाले में, तो एक कैनाल सिस्टम शो कर रखा है हमको, वाटर फ्लोज फ्रॉम ए टू बी थ्रू 2 चैनल्स, गेट्स G1 एंड G2 आर ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली टू रेगुलेट द फ्लो, तो वाटर जो है वो ए से भी 2 चैनल से जा सकता है, ए इससे और इससे। ठीक है, 2 गेट है G1 और G2, तो उनको ऑपरेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली हम। प्रोबेबिलिटी G1 टू बी ओपन इज 10%, G1 की ओपन होने की प्रोबेबिलिटी 10% है, G2 की ओपन होने की 20% है। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी दैट वाटर विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी तक पानी जाएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो देखो पानी कब कब जा सकता है, या तो ये वाला गेट खुला हो तो यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, या फिर गेट 2 ओपन हो, या फिर दोनों ओपन हो। ठीक है, ये ओपन होगा तो यहाँ से पानी चला जाएगा, ये ओपन होगा तो यहाँ से चला जाएगा, बस जब दोनों बंद होंगे तब नहीं जा पाएगा यार, ऑब्वियस है ये चीज़ था ना, काफ़ी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो, तो कब कब हो सकता है प्रोबेबिलिटी, मैं डायरेक्ट पहले ऐसे लिख देती हूँ कि गेट 1 अगर ओपन है तो उसको पी मान लेती हूँ। ठीक है, तो गेट 1 ओपन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 10%, यानी 10/100 यानी 1/10, तो क्लोज होने की को क्यू से लिख देती हूँ मैं, तो क्यू G1 यानी गेट 1 के क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 माइनस 1/10। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी 1 है ना, तो क्यू G1 9/10 हो गया। ऐसे गेट 2 के ओपन होने की कितनी है 20/100,
यानी कि 2/10 और गेट 2 के क्लोज होने की QG2 वो कितनी हो जाएगी 8/10 हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे को तो ये चाहिए कि ए से बी में पानी जा रहा है। ठीक है, तो वो कितनी होगी, अगर गेट मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ ना, अगर गेट 1 ओपन हो या तो गेट 1 ओपन हो, ठीक है, तो गेट 1 ओपन हो और गेट 2 क्लोज्ड हो, उस केस का पहला केस क्या हुआ कि ये वाला ओपन है, ये क्लोज्ड है, यानी पानी इससे जा सकता है, तो ये ओपन होने की 1/10, इससे क्लोज होने की 8/10 प्लस। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये ओपन है और ये क्लोज्ड है, तो पानी यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो गेट 2 ओपन होने की कितनी है 2/10 इंटू, और इसकी फिर ये क्लोज हो, इसकी क्लोज होने की कितनी है 9/10 प्लस। दूसरा तीसरा केस क्या है कि दोनों ही ओपन हो, तो दोनों किस में जा सकते हैं, दोनों की इसकी 1/10 इंटू इसकी 2/10, तो कितना हो जाएगा टोटल 8 to 10 और ये 18, ओके 28/100 हो जाएगा। यानी परसेंटेज में पूछा है ना, तो कितना हो गया ये 0.28, तो 28% हो रहा है हमारे पास में। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जून 2019 में 4 क्वेश्चन आए थे प्रोबेबिलिटी के, दो नंबर के आए थे रीजनिंग में, एक पार्ट बी में आया था 3.5 नंबर का और एक पार्ट सी में आया था 5 नंबर का, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो 3.5 नंबर में आया था। ठीक है, इजी क्वेश्चन है भी बहुत। इन द फॉलोइंग सर्किट इज डिवाइस डी मे बी एन इंसुलेटर विथ प्रोबेबिलिटी पी और अ कंडक्टर विथ प्रोबेबिलिटी 1 - p। तो यहाँ पर जो भी डी है ना वो एक कंडक्टर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 1 - p और इंसुलेटर उसकी कितनी p है। प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन जीरो करंट फ्लोज टू द सर्किट, नॉन जीरो मतलब कि करंट फ्लो हो रहा है सर्किट से, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो करंट कब फ्लो होगा, एक तो यहाँ से करंट जैसे निकला, ठीक है, तो पहली चीज कंडीशन तो ये होगी ये तो ऑन होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब ये तो कंडक्टर होना ही चाहिए, तो इसके कंडक्टर होने की प्रोबेबिलिटी, पहले ये चीज़ हो गई हमारे पास में, कंडीशन ये होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा इवेंट क्या होगा कि इनमें से कम एक जो है वो कंडक्टर होना चाहिए। अगर सारे इंसुलेटर होंगे तो करंट जा ही नहीं पाएगा, कम से कम एक तो होना चाहिए ना ताकि उसे चला जाए। अगर एक से ज़्यादा हो, मतलब कौन सा भी एक हो तो अच्छी बात है, दो हो तो भी ठीक है, तीन हो तो भी ठीक है, हमको मतलब तो इससे कम से कम एक तो होना चाहिए ताकि हमको नॉन जीरो करंट मिल जावे, है ना। तो पहला क्या है, पी अगर टोटल लिखूँ तो पी ए पी बी इस फॉर्म में लिख दूँ मैं, पी ए मैं खुद मान रही हूँ है ना, पी ए क्या है कि ये वाला तो हमको कंडक्टर हो, ठीक है, तो 1 - p, और पी बी ये चीज़ मैं लेती हूँ कि इनमें से कम एक से करंट फ्लो हो। पी बी क्या है कि एटलीस्ट 1 से हो। तो ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी करे हैं। एटलीस्ट 1 में हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि किसी से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, कंडीशन क्या लगाते हैं हम कि किसी पे से भी नहीं हो रहा है, फिर उसको 1 में से माइनस कर लेते हैं, तो मतलब किसी ना किसी से तो करंट फ्लो हो रहा होगा, मतलब कोई ना कोई तो कंडक्टर होगा। तो 1 माइनस के सारे इंसुलेटर हैं, सारे इंसुलेटर है तो क्या होगा, इसके इंसुलेटर होने की प्रोबेबिलिटी p, इसके इंसुलेटर होने की p, इसके इंसुलेटर होने की भी p, तो कितनी हो गई 1 - p3। ठीक है, इसका मतलब ये कम से कम एक से तो करंट फ्लो हो पाएगा। ठीक है, तो कम से कम एक तो कंडक्टर होगा, एक तरीके से यूँ बोलूँ तो क्या हो गया 1 - p3। तो राइट आंसर कौन सा हो गया डी। इसमें बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, ये एटलीस्ट 1 का लॉजिक अगर आप लोग शुरू से वीडियोस देख रहे हैं तो कुछ लॉजिक नहीं आपको ये भी समझ में आ गया होगा, मतलब ईजी है। ठीक है, तो ये पूरा हो चुका है, डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। फिर ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये जून 2019 का, ये वाला भी है 5 नंबर में आया था। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है तभी 5 नंबर में आया होगा, मतलब ठीक है क्वेश्चन। तो एट इच टाइम स्टेप अ रैंडम वॉकर इन अ 1D आइदर रिमेन्स एट द सेम पॉइंट विथ प्रोबेबिलिटी 1/4 और मूव्स बाय डिस्टेंस डेल्टा टू राइट और लेफ्ट विथ प्रोबेबिलिटी 3/8 ईच। यानी क्या बोल रही है कि एक रैंडम वॉकर है, ठीक है, इनिशियली हम मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहीं पे रहे, उसकी प्रोबेबिलिटी तो कितनी है, रिमेन्स एट सेम पॉइंट, कितनी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, यहीं पे रहने की तो 1/4 है। फिर ये बोल रहा है कि मूव्स बाय डिस्टेंस डेल्टा टू द राइट और लेफ्ट विथ प्रोबेबिलिटी 3/8, यानी इधर ये डेल्टा डिस्टेंस मूव कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8, और इधर लेफ्ट के अंदर मूव कर रहे हैं। अगर इसको ओरिजिन मान लो तो यहाँ पर ये डेल्टा पहुँच जाएगा, यहाँ पे माइनस डेल्टा पे पहुँच जाएगा। ठीक है, इधर डेल्टा चलने की प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास में 3/8, दोनों में सेम है। आफ्टर एन टाइम स्टेप्स, एन टाइम स्टेप्स की बात में इसकी रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट बताना है, यानी XRMS बताना है। ठीक है ना, रूट मीन स्क्वायर कैसे लिखते हैं, जो होता है ना उसको लिखते जाते हैं बस। ठीक है, तो रूट मीन यानी मीन और स्क्वायर यानी ये स्क्वायर, और क्या हमको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, हम पहले एक के लिए कर लेते हैं और फिर एन के लिए जनरलाइज कर देंगे। तो पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा एक के लिए और एन के लिए, सबके लिए। ठीक है, तो 1 के लिए निकालना है तो
मुझे एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी। कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ आई पी आई और एक्स आई का स्क्वायर। अगर यहाँ पे सिंपल एक्स की निकालनी होती तो हम यहाँ पे एक्स रखते हैं, एक्स क्यूब निकालनी होती है एक्स क्यूब रखते हैं, ठीक है। तो फिर आगे क्या करूँगी, मेरे पास क्या तीन ही चीज़ें हैं ना। पहली चीज़ तो क्या है कि ओरिजिन के ऊपर ही रहे, दूसरी है, तीसरी है, तो लिख देते हैं बस सब समेशन ऑफ पी आई। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी कि पी आई तो कितना है 3/8, डिस्टेंस कितनी है माइनस डेल्टा का स्क्वायर, तो वही डेल्टा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/4 इंटू 0 प्लस 3/8 इंटू डेल्टा का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? तो ये मेरे पास में टोटल 3/8, ये 0 हो गया तो 3/4 डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा। ये तो किसके लिए? वन स्टेप के लिए, क्योंकि क्या एक स्टेप के अंदर बोला है ना मूव बाय डिस्टेंस डेल्टा टू राइट और दिस, तो डेल्टा से मूव करता है। एन टाइम्स स्टेप के लिए मैं लिखूं, उसके लिए कितना हो जाएगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर का ये 3/4 और एन डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो एक्स आर एम एस है वो क्या है, इसका पूरे का रूट है ना, तो रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा, रूट कर दो इसका, और क्या डेल्टा तो बाहर लिख देते हैं, स्क्वायर है तो रूट ऑफ √3/4 एन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास में? सी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13। अ मल्टीपल चॉइस एग्जाम हैज़ 4 क्वेश्चन। ये दिसंबर के स्टार्ट होगा, ठीक है। दिसंबर के जो 3 क्वेश्चन थे वो ये 2 नंबर में है। अ मल्टीपल चॉइस एग्जाम हैज़ 4 क्वेश्चन ईच विथ 4 आंसर चॉइसेस। Every question is only one correct answer. The probability of getting all answers correct by independent random guesses for each one is। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक MCQ वाला एग्जाम है, उसके अंदर 4 क्वेश्चन है। अब ऑब्वियसली 4 में से एक ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो उसमें से हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सभी करेक्ट हो, ठीक है। तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4 में से एक करेक्ट होगा ना, तो एक के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। इसने बोला है सभी करेक्ट हो, यानी 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 कितना हो गया? 1/4 की पावर 4। तो यह बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप अदर वे में भी देखते हो तो वो ऐसा कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास में हो जाएंगे कि हम एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो पहले के अंदर भी 4 ऑप्शन दे सकती हूँ मैं, दूसरे में भी चारों में से कौन सा भी कर सकती हूँ, तीसरे में भी चारों में से कौन सा भी कर सकती हूँ, सिमिलरली फोर्थ। फेवरेबल वेज की बात करें वो कितना हो जाएगा कि पहले क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, 4 में से मैं एक ही दूंगी क्योंकि एक ही करेक्ट होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी एक ही करेक्ट होगा और ऐसे ही सबके लिए, इसलिए फिर प्रोबेबिलिटी इस वे में भी लिख दो तो 1/4 की बार 4 आ जाएगी। जैसे भी सोचना इजी क्वेश्चन है तो, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 14 था, ये भी अभी का ही है लेटेस्ट। अ बॉक्स कंटेन्स 5 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बॉक्स है उसमें 5 तो वाइट है और 4 ब्लैक बॉल्स है। द 2 बॉल्स आर पिक्ड टुगेदर एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से हम लोग रैंडमली 2 बॉल निकाल रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस 2 बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। तो जो 2 बॉल्स हमने निकाली है ना, ये दोनों डिफरेंट कलर की होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो टोटल पहले हम लोग फेवरेबल वेज लिख देते, चलो। फेवरेबल वेज कैसे निकलेंगे कि एक तो वाइट हो और एक ब्लैक हो, क्योंकि क्या बोला है दोनों डिफरेंट कलर की। तो वाइट से एक बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5C1। दूसरी चीज़ क्या है, इवेंट बी मतलब बोलूँ अगर मैं इस फॉर्म में, तो दूसरी क्या कि ब्लैक से लेनी है, ठीक है। एक बार ब्लैक से वाइट की आ गई ना मेरे पास में, तो अब मुझे ब्लैक से लेनी है। तो ब्लैक कितनी है? 4 है, तो 4C1। टोटल वेज कितने? टोटल कितनी है? 5 और 4 9 है ना मेरे पास, तो 9 में से मुझे 2 बॉल्स लेनी है, तो टोटल वेज हो जाएंगे 9C2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? फेवरेबल वेज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वेज। तो दिस तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, क्या तो सॉल्व कर देती हूँ। 5C1 तो 5 हो जाएगा, 4C1 4 हो जाएगा, 9C2 क्या होगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल लिख दूँ, डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल तो 2, 9 माइनस 2 7 का फैक्टोरियल, इससे कैंसिल, 2 से क्या 4, फिर 4 से ये चला जाएगा, तो 5/9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन कर लो बस अब। ये भी अभी का क्वेश्चन दिसंबर 19 का। एक पार्टिकल हूप्स रैंडमली फ्रॉम अ साइड टू इट्स नियरेस्ट नेबर इन ईच स्टेप ऑन अ स्क्वायर लेटिस ऑफ यूनिट लेटिस कांस्टेंट। एक स्क्वायर लेटिस है, यूनिट लेटिस कांस्टेंट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायरिंग होपिंग बोलते होंगे जो भी है, टू द या होपिंग यार आई डोंट नो, टू पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज 0.3, टू नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इज 0.2, ठीक है। और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन इसका दे रखा है, यानी कि मान लो ये स्क्वायर लेटिस के कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यूनिट लेटिस कांस्टेंट यानी यहाँ से यहाँ पर चलेगा तो 1 यूनिट डिस्टेंस चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद में
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी 0.3 दे रखी है, ठीक है। ऐसे ही ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, इसमें जाने की हाँ इसमें जाने की 0.2 दे रखी है, और ऐसे इधर जाने की वाई डायरेक्शन में जाने की 0.2 है, और माइनस वाई में जाने की 0.3 दे रखी है। पार्टिकल ऑरिजिन से स्टार्ट हो रही है, ऑरिजिन ओ। मीन पोजीशन निकालनी एन स्टेप्स के बाद में, तो पहले मैं एक स्टेप के अकॉर्डिंग मीन पोजीशन निकाल लेती हूँ, एन स्टेप्स पे मैं जनरलाइज कर दूंगी, ठीक है। तो एक स्टेप के लिए मीन पोजीशन एक्स क्या होता है, वही समेशन ऑफ आई पी आई एक्स आई। तो उसके लिए देखो हमको क्या बोला है, देखो तो इसको टोटल ऐड करेंगे। देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए 0.3 है ना, तो 0.3 और फिर हमको एक्स आई कितना है पॉजिटिव एक्स के अंदर, यूनिट कांस्टेंट है तो 1 और फिर आई कैप, ठीक है। और इसी तरीके से सबके लिए ऐड करना है मुझे बस। तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाने की 0.2 है, तो 0.2 और नेगेटिव वही यूनिट कांस्टेंट लेटिस कांस्टेंट, तो इधर भी वो डिस्टेंस तो 1 ही और माइनस आई कैप, प्लस पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में 0.2 है, 0.2 जे कैप, और नेगेटिव वाई में ये हो 0.3 माइनस 0.3 जे कैप, कितना आएगा ये 0.1, इधर से तो आई कैप और इधर माइनस 0.1 जे कैप है तो माइनस जे कैप। तो ये तो कितना हुआ मेरे पास एक के लिए। एन के लिए अगर मेरे को लिखना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 1/10 आई कैप माइनस जे कैप, ये तो 1 स्टेप के लिए था, ठीक है। एन स्टेप्स के बाद में अगर मेरे को मीन पोजीशन चाहिए तो वो कितना होगी, इसको एन से मल्टीप्लाई सिंपल, तो n/10 आई कैप माइनस जे कैप। तो हमारे पास में आंसर आ चुका है बी। तो ये अब तक के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी शायद वो भी आया हुआ था, तो पहले कर चुके थ्योरी के अंदर, है ना, सेम ही था। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने को आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके बाद में मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करने की सोचा है, तो अभी तो मतलब 2-3 दिन का गैप लेके उसको स्टार्ट करते हैं ना, तो ताकि कंटिन्यू रह पाए। तो बस पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।